रे ऑप्टिक्स में प्लेन मिरर हम लोग पढ़ रहे थे, तो कल हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इमेज फॉर्मेशन की हमने बात की थी और जाते जाते हमने ये पढ़ लिया था कि इमेज का जो डिस्टेंस होता है मिरर के अंदर is equal to the object distance outside the mirror यहाँ जो हम जिस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो जैसे कि अगर ये मिरर है यहाँ पर, और कोई ऑब्जेक्ट इधर रखा है और इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको मिरर से दे रखी है कि अगर ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक b है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इमेज की भी इतनी ही रहेगी मिरर के अंदर, और मिरर के अंदर जो इमेज बनेगा वो भी बिल्कुल डी डिस्टेंस पर ही होगा। रिफ्लेक्शन जो हमने कल सीखा था वो अगर आप देखना चाहते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे इस तरह से आएंगी। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे जो आपको यहाँ से आती हुई दिखेगी, ये इंसिडेंट रे और यही रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, ठीक है। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज की हम बात कर रहे थे कि इमेज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी। पहली बात तो ये कि इमेज जो होती है वो वर्चुअल होगी, अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो। दूसरा ये कि इमेज जो होगी वो हमेशा इरेक्ट होगी, इरेक्ट मतलब सीधी होगी। और तीसरी बात ये कि उसका मैग्निफिकेशन जो है वो +1 है। +1 का मतलब इरेक्ट और 1 का मतलब सेम साइज। लेकिन इमेज जो होती है वो लेटरल इन्वर्टेड होती है। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि जो डायमेंशन मिरर के परपेंडिकुलर हैं वो अपोजिट हो जाती हैं। द डायमेंशंस परपेंडिकुलर टू मिरर वो रिवर्स हो जाएगी, यानी कि इन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि अगर ये मिरर है और इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट इस टाइप का है, आप लोगों ने रिफ्लेक्शन के समझ ही लिया है, तो उस रिफ्लेक्शन के रूल्स को अगर हम फॉलो करेंगे यहाँ पर, तो आपको दिख रहा है कि अगर इसका ये पार्ट, इसका ये पॉइंट यहाँ से मान लेता हूँ a डिस्टेंस पर है, ये पार्ट यहाँ से b डिस्टेंस पर है, ये पार्ट यहाँ से c डिस्टेंस पर है,
वैसे तो ये बी और बी दोनों बराबर ही होगा, तो इस पार्ट की इमेज भी यहाँ से बी डिस्टेंस पे ही बनेगी, इस पार्ट की भी इमेज यहाँ से बी डिस्टेंस पे बनेगी, और इस पार्ट की इमेज यहाँ से ए डिस्टेंस पे बनेगी। ए डिस्टेंस पे बनेगी, इसका मतलब यहाँ पर जो इमेज आएगी इस ऑब्जेक्ट की, उसमें जो वर्टिकल पार्ट है जो मिरर के पैरेलल है वो तो उसी जगह पे बनेगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर पार्ट है मिरर के वो इन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह से इसकी इमेज बनेगी। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है इन्वर्टेड है, उल्टा हो गया है इमेज में जाकर के, जबकि जो मिरर है ये मिरर है और ये मिरर के पैरेलल डायमेंशन है। जो डायमेंशन पैरेलल है वो तो इरेक्ट रहेगी, लेकिन मिरर के परपेंडिकुलर डायमेंशन जो है वो इन्वर्ट हो जाएगी, और ऐसे इन्वर्जन को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड। ठीक है, मिरर से बनने वाली इमेजेस में ये प्रॉपर्टी होती है। और अगर हम देखें, ध्यान से देखना चाहें तो कुछ एक बातें और आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। मान लीजिए कि ये मिरर है और सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से डी है, तो इसकी इमेज की डिस्टेंस भी यहाँ से डी ही होगी। और ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप देखें कि ऑब्जेक्ट मिरर से जो एंगल बनाएगा वही एंगल इमेज भी बनाएगी। मतलब अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी यहाँ पर अल्फा ही होगा। मतलब एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट टू द मिरर is equal to angle made by the image to the mirror। तो ये प्रॉपर्टी भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर कोई आपसे बोलता है कि आपने ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखा है यहाँ पर, मान लें कि ऑब्जेक्ट मिरर के इंक्लाइन करने पर अलग अलग पोजीशन में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो ये मिरर है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को मिरर के मिडिल रेंज के सामने रखा है, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो इसकी इमेज यहाँ बन जाएगी। अगर आपने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करके यहाँ ले आए तो इमेज भी यहीं पे शिफ्ट हो जाएगी। मान लेता हूँ ये O1 है, ये O2 है, तो ये I1 है और ये I2 है। ऐसे करते करते अगर आप ऑब्जेक्ट को किनारे पर ले आए इसके ठीक सामने तक, तो इसकी इमेज यहाँ बन जाएगी। है ना। अब सपोज कीजिए कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ आ जाता है, इस रेंज में आ गया, इसकी इमेज कैसी बनेगी यहाँ पर। तो या तो आप मिरर को एक्सटेंडेड मान लें, या फिर आप देखें कि इस मिरर से अगर ये ऑब्जेक्ट अल्फा एंगल बनाएगा तो इसकी इमेज भी यहाँ पर अल्फा एंगल ही बनाएगी।
और ठीक इसके परपेंडिकुलर के सामने यहाँ पर इसकी इमेज बन जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो जाता है तो आप ये मान सकते हैं कि इमेज उसकी कोइंसाइड कर जाएगी, तो आपको यहाँ पर उसकी इमेज अलग से दिखाई नहीं देगी। तो ऑब्जेक्ट जब कहीं पर रखा हो तो आप मिरर के साथ में उसको एक्सटेंडेड लाइन खींच करके पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर उसकी इमेज बनने वाली है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपको सामने आता है, ये एक्स वाई एक्सिस है और सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक मिरर रखा है और ये मिरर यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। और आपसे कोई बोलता है कि ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जिसकी डिस्टेंस यहाँ से दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर। बोला जाता है फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज। जैसा कि आप देखें, अगर मैं इस मिरर को एक्सटेंडर मान लेता हूँ तो मुझे दो बातें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। पहली बात तो ये कि ऑब्जेक्ट को मिरर से मिलाने वाली लाइन जो मिरर से एंगल बना रही है ये 45 है, तो ये भी कितना आएगा 45। तो इसका मतलब इमेज भी यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि इमेज इस लाइन पे आएगी। क्योंकि ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया है वो इमेज भी बनाएगी। अब दूसरा, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से, अगर वो d है तो इमेज का भी यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d ही होगा, यानी कि इमेज इसके ठीक सामने बनेगी तो इमेज की पोजीशन ये आ जाएगी। अब आप पता लगा सकते हैं कि ये एंगल 45 है, ये एंगल भी 45 है, ये डिस्टेंस d और d बराबर है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस भी यहाँ से कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0,2 हैं, तो इमेज के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 2,0 हो जाएंगे। राइट। अगर आप ध्यान से देखना चाहते हैं तो इन क्वेश्चंस को दोबारा जरूर करके देखिएगा। मान लीजिए अगर हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं इसी तरह के केस में, सपोज कीजिए कि इस तरह का मिरर है जो कि एक्सिस पर रखा है, एक्सिस से किसी एंगल पर रखा है, मान लेता हूँ 45 डिग्री एंगल पे ही है। ठीक है ना, चलिए अपने भाई यहाँ ले लेते हैं इसको। तो ये मिरर है और ये मिरर यहाँ से 45 डिग्री एंगल पर है। आपसे किसी ने बोला कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है जो यहाँ रखा है, ये ऑब्जेक्ट है। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज। अब बताइए इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ये इसको मैं ऑब्जेक्ट मानूं, इस पॉइंट को मैं ऑब्जेक्ट मानता हूँ, मिरर को मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से आप चाहे यहाँ पे ले लें चाहे आप यहाँ पे ले लें, ये एंगल 45 डिग्री बना रहा है, तो इसका मतलब इमेज भी इससे 45 डिग्री एंगल ही बनाएगी इस लाइन से।
तो इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि इमेज हमें इस लाइन पे मिलेगी। बस अब आपको इतना समझ में गया होगा कि अगर ये डिस्टेंस डी है तो इमेज भी डी डिस्टेंस की बनेगी, तो ये बन जाएगी इमेज। डिस्टेंस जो होगा वो उतना ही होगा, यहाँ से आप नाप सकते हैं। अगर तो अगर ये डिस्टेंस यहाँ से x है तो ये डिस्टेंस भी यहाँ से x होगा, यानी कि ये बन जाएगी आपकी इमेज। तो ऑब्जेक्ट अगर 45 डिग्री पर मिरर के इस लाइन से है, अगर आप यहाँ से नाप रहे हैं, इधर से नाप रहे हैं, तो फिर इमेज का भी आप एंगल ऐसे नापेंगे, तो ये एंगल अगर 135 है तो ये एंगल भी यहाँ पर 135 ही आएगा। तो इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। थोड़ी सी बात करते हैं हम कोऑर्डिनेट्स की। कोऑर्डिनेट्स का क्या हाल होगा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप चेक द प्लेन ऑफ द मिरर। मिरर किस प्लेन में है पहले आप ये चेक कर लीजिए। मान लीजिए कि अगर मिरर YZ प्लेन में है, इसका मतलब Y कोऑर्डिनेट और Z कोऑर्डिनेट जो होंगे उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसका परपेंडिकुलर जो X कोऑर्डिनेट है वो अपोजिट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर ध्यान से दोबारा देख लीजिएगा, YZ प्लेन में है तो Y और Z कोऑर्डिनेट वही रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि मिरर इस तरह का है, तो जैसा कि आपको पता है कि ये मिरर अब YZ में हो गया, क्योंकि X एक्सिस की जो लाइन होगी वो तो इसके परपेंडिकुलर आएगी, ये X एक्सिस है। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, ये पॉइंट, तो इसका X कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, मान लीजिए -5 है। Y कोऑर्डिनेट 4 है मान लेता हूँ। Z कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ कि 6 है। अब आपसे कोई बोलता है कि फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, तो जब मिरर YZ प्लेन में है तो इमेज का X और Y कोऑर्डिनेट, Y और Z कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा, यानी कि 4,6 ही रहेगा, लेकिन X कोऑर्डिनेट उल्टा हो जाएगा, -5 की जगह यहाँ पर +5 आ जाएगा। इमेज यहाँ बनेगी तो -5 की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, +5, 4 का 4 रहेगा और 6 का 6 रहेगा। यानी कि अगर ये -X, Y, Z है तो इमेज जो बनेगी वो X, Y, Z पे बनेगी। तो वो कोऑर्डिनेट जो इस मिरर के परपेंडिकुलर होगा वो अपोजिट हो जाएगा, बाकी और कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल आपसे कोई बोलता है कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेलोसिटी v equal to 3i plus 4j minus 2k in front of the mirror, which is placed along YZ axis या along YZ plane। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी। अब ऐसे में फोटो बनाने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगा। y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, तो इसका मतलब यहाँ तो ये +4j माइनस 2k रहेगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट अपोजिट हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट यहाँ पर 3i है, तो x कोऑर्डिनेट इसका -3i आएगा। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to observer
वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। जब इसमें से माइनस करेंगे आप तो ये -6 i कैप आएगा, यानी कि ऑब्जर्वर को जो वेलोसिटी होगी वो ट्वाइस, कौन सा वाला, परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट, ट्वाइस और अपोजिट लगेगा, ऑब्जर्वर को फील होगा। तो अगर सिंपल सी बात है कि अगर ये कोई मिरर है और इसमें यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जर्वर है, अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो इमेज जो होगी इसकी वो इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से आएगी, ये ऑब्जर्वर है जो इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इमेज जो होगी वो इधर की तरफ, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर इसकी जो इमेज होगी, यानी कि ऑब्जर्वर को, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी वो 10 मीटर पर सेकंड माइनस x डायरेक्शन में होगी। तो अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी पता लगानी है तो वो इस तरह से आ जाएगी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज ही पढ़ रहे हैं हम। अब बात करते हैं टाइम की। घड़ी का जो टाइम होगा वो आपको मिरर में कैसा दिखेगा, वो घड़ी जो निडल से बनी होंगी उसकी हम बात करते हैं, ठीक है ना। अगर क्लॉक का जो टाइम है, मान लीजिए वो सिर्फ आवर में दे रखा है, तो इमेज का जो टाइम होगा बारह माइनस एक्चुअल टाइम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपको दिख भी जाएगा यहाँ पर, अगर ये घड़ी है और इस घड़ी में अगर 3 बज रहे हैं तो यहाँ पर आपको टाइम दिख रहा है 3। इमेज जब बनेगी इसकी सेंटर की जगह ही बनेगा, ये वाला पॉइंट जो मिरर के क्लोजेस्ट है वो यहाँ बनेगा, तो यहाँ पर आपको 9 दिखाई देगा। तो इमेज का जो टाइम आया वो कैसा आया, 12 में से आपने माइनस कर दिया है। इसी तरह से कि अगर टाइम आवर डॉट मिनट है तो इमेज का जो टाइम आएगा वो कैसे आएगा, आप 1160 में से माइनस कर देंगे आवर मिनट को। फॉर एग्जाम्पल अगर एक घड़ी है जो आपको टाइम दिखा रही है 9:23 का, तो इमेज का टाइम क्या होगा, तो आपने देखा टाइम आवर और मिनट में आया है, तो आप क्या करेंगे 1160 में से माइनस कर देंगे 9:23 को,
तो ये जो टाइम आएगा ये इमेज का टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। फाइनली अगर टाइम आपको दे रखा है आवर, मिनट और सेकंड में, तो इमेज का जो टाइम आएगा या टाइम की जो इमेज बनेगी, इलेवन 59 60 में से आप आवर, मिनट और सेकंड को माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर टाइम हो रहा है घड़ी के अंदर 9:45 44 सेकंड, तो इमेज का टाइम क्या होगा या टाइम की इमेज क्या आएगी, तो आप क्या करेंगे, 11 59 60 में से इसको माइनस कर देंगे, तो 2:14 ये इमेज का टाइम हो जाएगा, ठीक है। 3 फॉर्मूले हैं, एक खाली आवर के लिए था जिसको आपको 12 में से माइनस करना है, दूसरा मिनट और आवर का था जिसमें 1160 में से माइनस करना है, और तीसरा आवर, मिनट और सेकंड तीनों था जिसमें आपको 11 59 और 60 में से माइनस करना है। कुछ एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब नंबर 1, मिनिमम size of mirror required for a person to see his complete image, ठीक है ना। तो यहाँ तो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ एक बार, लेकिन आगे फिर आप इसको एज ए स्टैंडर्ड ध्यान रखिएगा। अगर ये मिरर है और इस मिरर के सामने कोई आदमी खड़ा हो गया है, ये इस आदमी की आईज है और ये आदमी के आईज के नीचे का हिस्सा हो गया बॉडी, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी लगाते हैं हम, जिसमें हम बताएं कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल बनाती है। तो अगर ये अपने लेग को देखना चाहता है तो लेग से जो लाइट रेज निकलेंगी वो इसकी आईज पे जाएंगी, और आपको दिख रहा है कि इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगी। तो ये लाइट रे यूं गई है, तो अगर ये एंगल यहाँ पर अल्फा है तो ये भी कितना रहेगा, अल्फा।
आदमी का बॉडी के दो पार्ट्स हो गए यहाँ पर। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आदमी का पार्ट है अगर x, तो ये आदमी का पार्ट भी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा x, क्योंकि आदमी का दो पार्ट में बराबर बराबर डिवाइड कर दिया एंगल से। अब रही बात ऊपर वाले पोर्शन को देखने की, जिसे अपना हेड भी देख पाए, तो हेड से जो लाइट आएगी वो भी इसकी आइज में जाएगी। और यहाँ पर ये एंगल भी बराबर बराबर बन रहा होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा। अगर ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे y है तो ये पार्ट भी y होगा। अब मिरर की हम बात करें तो मिरर की रिक्वायरमेंट यहाँ से यहाँ तक है। इसके अंदर आप देखिए नीचे का पार्ट तो x हो गया, ऊपर का पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ से इस वाले पॉइंट से ऊपर ये पार्ट जो y है। मिरर यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए हमें। इसके ऊपर का और इसके नीचे का मिरर हमारे काम का है नहीं, क्योंकि इमेज तो यहाँ से यहाँ तक में बन जाएगी। तो इसमें देखिए आप यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 2y था, तो ये वाला पार्ट हो गया y और ये वाला पार्ट हो गया x। आप दोबारा समझिएगा, इसको बनाइएगा, आराम से देखिएगा, रोक करके देखिएगा, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ मैन, आदमी की जो यहाँ पर हाइट दिख रही है वो है 2x प्लस 2y, जबकि मिरर की जो हाइट दिख रही है वो x प्लस y। इसका मतलब मिरर की जो हाइट है वो हो जाएगी मैन की हाइट बाय 2। जितनी हाइट का आदमी है उसकी आधी हाइट के बराबर चाहिए, ताकि वो आदमी अपने आप को देख पाएगा, ठीक है ना। साथ में आप ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए कि ये मिरर जो है वो ज़मीन से इतना पार्ट ऊपर रखना चाहिए। कितना? ये एक्स पार्ट जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। और ये एक्स वाला पार्ट कौन सा है? अगर आदमी की आईज और आदमी के पैर के बीच का डिस्टेंस मैं लेता हूँ h, हाइट आई और फीट, तो ये मिरर इसकी आधी हाइट पर ऊपर लगना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इफ द हाइट of man from eye to feet is HEF, then to see the complete image, पूरी इमेज देखने के लिए मिरर को जमीन से कितना ऊपर होना चाहिए? मिरर शुड बी प्लेस्ड एट हाइट HEF by 2 from the ground। यानी ग्राउंड से इतनी हाइट पर ऊपर लगाना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा स्टैंडर्ड केस ये होता है height of mirror required to see the complete image of the wall behind the observer। ऑब्जर्वर अपने पीछे स्थित दीवार को मिरर में पूरा देखना चाहता है। अब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो स्टैंडर्ड तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे ये मिरर है, मान लेता हूँ कि ये मिरर है और ये दीवार है।
ऑब्जर्वर कहीं खड़ा है, ये ऑब्जर्वर की आईज है, ऑब्जर्वर का मिरर से डिस्टेंस, ये मिरर है, और ये वॉल है, ये डिस्टेंस मैं ए ले लेता हूँ, और इसका दीवार से डिस्टेंस मैं बी ले लेता हूँ। यानी ए क्या है, ए इज द डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड मिरर, और बी इज द डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड वॉल। तो वॉल और मिरर के बीच का डिस्टेंस तो ए प्लस बी हो ही जाएगा, वो तो आपको दिख रहा है यहाँ पर। कॉन्सेप्ट वही रहता है जो हम पहले भी सीख चुके हैं। सबसे पहली बात तो ये कि वो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के इमेज देखेगा, ठीक है ना। तो इसको फुट वाले पार्ट को, यानी कि दीवार के जो सबसे नीचे का जो पार्ट है उसको देखने के लिए ये रे यहाँ पे आनी चाहिए। अब आपको दिख रहा है कि रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे बराबर एंगल बनाती है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये एंगल दो जगह पर बराबर दिखाई देगा आपको। मैं बोलता हूँ कि अगर ये एंगल चलिए अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ y, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा y। ये डिस्टेंस y डैश है, तो ऊपर वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा y डैश। अब रही बात इसके ऊपर के पार्ट को देखने की, दीवार का ऊपर का पार्ट भी इसको देखना है, तो वो रे यहाँ जाएगी, जो इसके आइज में आएगी। अब ध्यान से देखेंगे हम कि अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ x, तो ये डिस्टेंस भी x होगा, ये x डैश होगा, तो नीचे यहाँ से यहाँ तक का भी x डैश हो जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x, तो ये x आ गया। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है y, तो ये y आ गया। इसका मतलब जो मिरर की रिक्वायरमेंट हुई वो x प्लस वाई है। तो मिरर रिक्वायर्ड वो है x प्लस वाई, दैट इज द हाइट ऑफ मिरर। अब आप इधर देखिए ध्यान से, ये x प्लस वाई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये x प्लस वाई ही है। इसके ऊपर का पोर्शन है x डैश और नीचे का पोर्शन है y डैश। सीधा ये मिरर है, तो दीवार की जो हाइट दिख रही है आपको, हाइट ऑफ वॉल, वो है x प्लस वाई प्लस एक्स डैश प्लस वाई डैश। एक्स प्लस वाई मतलब हाइट ऑफ मिरर प्लस एक्स डैश प्लस वाई डैश। ठीक है ना। ये y है। अब आप अल्फा और बीटा के एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यूज आप कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर रख देंगे, तो आपको सीधा हाइट ऑफ मिरर में रिलेशन आ जाएगा। तो ये जो हाइट ऑफ मिरर की रिक्वायरमेंट जो होगी यहाँ पर,
वो आएगी हाइट ऑफ वॉल इंटू ए और डिवाइडेड बाय 2a प्लस बी। और ए और बी क्या है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अब मोस्टली क्वेश्चंस में जैसे ये आता है कि मान लीजिए ऑब्जर्वर बीचों बीच खड़ा है, ये मिरर है और ये वॉल है, ऑब्जर्वर ठीक बीच में खड़ा है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी ए दे दिया है। तो अगर ऑब्जर्वर ठीक मिडिल में है यानी ए बराबर बी है, तो हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड हो जाएगा हाइट ऑफ वॉल, ऊपर ए और नीचे ए और बी बराबर है तो 1/3, तब ये हो जाएगा हाइट ऑफ वॉल बाय 3। तो आज की क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्लेन मिरर से रिलेटेड बातें पढ़ी हैं। और अब आपको कर्व्ड मिरर में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि कुछ एक आइडिया आपको रिफ्लेक्शन का यहाँ पर मिल गया है। इसके डीपीपी में क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, कई बच्चे हैं जो सॉल्व कर रहे हैं, जो चाहते हैं पढ़ाई करना वो सॉल्व कर ही रहे हैं और वो कॉन्टेक्ट में भी हैं ही। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको चाहिए तो फिर आप मुझे बोल सकते हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डीपीपी, तो वो आप ज़रूर सॉल्व करें। आज का वीडियो ज़रूर दोबारा देखिए, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आए तो देखिए, क्योंकि ये जब बनते हैं तभी समझ में आते हैं। इस ट्रायंगल में देखें, अगर आप ये ट्रायंगल जो बन रहा है सीधा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो tan अल्फा की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि y बाय ए या फिर y डैश बाय ए प्लस बी। इसी तरीके से ऊपर tan बीटा की वैल्यू आएगी x बाय ए या x डैश बाय ए प्लस बी, ठीक है। आपको यहाँ पर x डैश और y डैश की जगह वैल्यू रखना है यहाँ पर, तो x डैश और y डैश की जगह अगर मैं वैल्यू रखता हूँ यहाँ पर, ध्यान में रखिएगा, इस इक्वेशन को चलिए उठा के ले जाते हैं यहाँ पर। तो देखिए x डैश की वैल्यू क्या आएगी और y डैश की वैल्यू क्या आएगी। x डैश की वैल्यू आ जाएगी x a प्लस बी बाई ए, तो x डैश की वैल्यू आ गई यहाँ पर x a प्लस बी बाई ए, और y डैश की वैल्यू भी आ जाएगी y a प्लस बी बाई ए। तो x डैश प्लस y डैश, x डैश प्लस y डैश, इसमें a प्लस बी बाई ए मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा x प्लस वाई, और x प्लस वाई तो क्या है, x प्लस वाई इज द हाइट ऑफ मिरर। तो ये आ गया यहाँ पर h वॉल इक्वल टू एच एम प्लस a प्लस बी बाई ए x प्लस वाई का मतलब एच एम। अब ये एच एम है, पूरे में एच एम कॉमन आ गया, तो 1 प्लस ए प्लस बी बाई ए, ये आ जाएगा हाइट ऑफ मिरर। एलसीएम लेंगे आप तो 2a प्लस बी बाई ए, तो हाइट ऑफ मिरर आ जाएगा हाइट ऑफ वॉल इंटू ए बाई 2a प्लस बी। तो ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। हालांकि इसके प्रूव की जरूरत है नहीं, आप टाइम वेस्ट नहीं करें, जितना आप याद रखेंगे उतना ही बढ़िया है। ए और बी ध्यान रखिएगा कि ए इज द डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड द मिरर, और ए और बी इज द डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड द वॉल। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा और इस वीडियो को 2-3 बार, जितनी बार भी हो सके, दोबारा जरूर देखिएगा।
किस तरह से इमेजेस बनाई गई हैं और डीपीपी सॉल्व कीजिएगा, तो आपका ऑप्टिक्स का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। हम जेई मेंस का भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जेई मेंस का जो अभी जनवरी में सेशन हुआ था, उसमें ऑप्टिक्स से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले टॉपिक बाय टॉपिक पहले देखेंगे कि मिरर के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो मिरर के क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे, फिर रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।